हेलो स्टूडेंट्स, आधारशिला विद्यापीठ ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। हम राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति में किस प्रकार से राष्ट्रपति का चयन होता है, उनका चुनाव होता है, चुनाव की प्रक्रिया, उनकी योग्यताएं, उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया से किस प्रकार से हटाया जाता है, राष्ट्रपति क्या क्या कार्य करते हैं। उसके तहत हमने राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में विभाजित किया था, एक सामान्यकालीन और दूसरी आपातकालीन। सामान्यकालीन में कार्यपालिका एवं प्रशासनिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, विदेशी क्षेत्रों में शक्तियां और न्यायपालिका से संबंधित या न्याय से संबंधित जो भी शक्तियां हमने देखी है, सामान्यकालीन शक्तियों में हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम आज राष्ट्रपति की आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियों के बारे में देखने वाले हैं। भारतीय संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 352 की जो आपातकालीन शक्ति है वो है, इसमें तीन या आपातकाल से संबंधित सिर्फ 3 या 352, 356 और 360 तीनों अनुच्छेदों में आपातकालीन या संकटकालीन स्थितियां बताई गई है। 352 कब लगता है? युद्ध, बाहरी आक्रमण व आंतरिक अशांति की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। कब लगाया जाएगा? जब भारत किसी देश के साथ युद्ध में शामिल हो, कोई विदेश भारत पर आक्रमण कर दे या फिर देश में आंतरिक अशांति हो। यदि ऐसा समाधान या आभास राष्ट्रपति को हो जाए कि भारत में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वह पूरे भारत में या जिस क्षेत्र में आंतरिक अशांति हो रही है, किसी क्षेत्र विशेष में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। किस स्थिति में घोषित करेगा? युद्ध हो जाए, यानी भारत किसी दूसरे देश पर आक्रमण कर दे या फिर कोई दूसरा देश भारत पर आक्रमण कर दे या फिर देश में आंतरिक दंगे हो जाए, अशांति हो जाए। उस स्थिति में राष्ट्रपति से संकटकाल की व्यवस्था घोषणा कर देगा। यह संसद की बिना स्वीकृति के पहले 2 माह था, पहले वाला लिखता हूं मैं, 2 माह तक जारी रह सकता था। 2 माह बाद में संसद की स्वीकृति लेनी होती थी और संसद की स्वीकृति भी इस प्रकार से लेनी होती थी कि
दोनों सदनों का 2/3 बहुमत, यानी दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से यदि यह प्रस्ताव पारित हो तो ही इसे आगे बढ़ाया जा सकता था। यदि ऐसा बहुमत उसे प्राप्त न हो तो उसको आपातकाल को वहीं पर समाप्त कर दिया जाता था। ये तो थी आपातकाल की स्थिति। और 6 माह बाद में अनुमति मिलती रहे तो इसे अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता था। ये थी 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले की स्थिति। '79 में लागू हुआ था, 1978 में संशोधन हुआ था। अब देखो, आपातकालीन स्थिति है, संकटकालीन स्थिति है। भाग 18 में उल्लेखित है, अनुच्छेद 352, 356, 360 से संबंधित है। 44वें संविधान संशोधन से पहले इसकी क्या स्थिति वो आपके सामने है। यहाँ पे शब्द लिखे गए थे, युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति। ठीक है, यह पूरे भारत या भारत के किसी क्षेत्र विशेष में लगाया जा सकता था। बिना संसद की अनुमति के यह 2 माह तक जारी रह सकता था। संसद की अनुमति मिलने के बाद में, अनुमति भी वो किस प्रकार से वो आपके सामने है। 6 माह तक जारी रखा जा सकता था। 6 माह पर यदि ये अनुमति मिलती रहे तो अनिश्चित काल तक इसे जारी रखा जा सकता था। यहाँ पे 3-4 परिवर्तन हुए हैं, वो इस प्रकार से हैं। अब इस आंतरिक अशांति के स्थान पर इसे मैं कोष्टक में कर देता हूं क्योंकि ये पहले लिखा गया था। 44वें संविधान संशोधन के बाद में यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह लिखा गया है। क्या शब्द उल्लेखित है? सशस्त्र विद्रोह, यानी हथियारों के साथ युद्ध प्रारंभ हो जाए, उसी स्थिति में इसको लगाया जा सकता है। आंतरिक अशांति के आधार पर अब नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि 25 जून 1975 की मध्य रात्रि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी और बिहार के छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जेपी, तो उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर इस आपातकाल को लगा दिया था। 1977 में जब उनकी सरकार हटी, मोरारजी देसाई की सरकार नहीं आई और उन्होंने सबसे पहले इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया। तो पहला परिवर्तन, में चारों परिवर्तन इस प्रकार से लिखता हूं। ये स्थिति 44वें संविधान संशोधन 1978 के पहले की थी। बाद की स्थिति में जो परिवर्तन हुए हैं वो इस प्रकार है। प्रथम परिवर्तन, आंतरिक अशांति के स्थान पर अब सशस्त्र विद्रोह शब्द लिखा गया है। पहला परिवर्तन है। तो यह अब किस आधार पर लागू होगा? किस आधार पर लागू होगा? युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू होगा। दूसरा जो परिवर्तन किया गया है वो है राष्ट्रपति के आपातकाल की घोषणा के 1 माह बाद। पहले देखो, आपको यहाँ पे 2 माह लिखाया था मैंने,
1 माह के बाद संसद की अनुमति लेनी होगी। ठीक है, 2 परिवर्तन हो गए। आंतरिक अशांति के स्थान पर अब सशस्त्र विद्रोह शब्द लिखा गया है और आपातकाल की घोषणा के 1 माह के बाद संसद की अनुमति, और अनुमति किस प्रकार से? दोनों सदनों का अलग अलग बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से यदि यह प्रस्ताव पारित हो तभी आपातकाल आगे जारी रखा जा सकता है। तीसरा जो परिवर्तन किया गया वो किया गया मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के बाद ही आपातकाल लगाया जा सकता था। यानी ये जो शब्द है भारतीय संविधान में केवल अनुच्छेद 352 में ही उल्लेखित है और वो भी मूल संविधान में नहीं था। कब जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। अब देखो 2 शब्द है, एक मंत्रिमंडल है और एक शब्द होता है मंत्री परिषद। दोनों शब्द अलग अलग हैं तो इनका अलग अलग अर्थ भी है। मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है? मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। अब आपको ये जानना होगा कि मंत्री कितनी श्रेणी के होते हैं। तो मंत्री 3 श्रेणी के होते हैं। कितनी श्रेणी के होते हैं? 3 श्रेणी के होते हैं। जो सबसे उच्च स्तर के जो मंत्री है वो है कैबिनेट मंत्री। ये मंत्री अपने विभागों के प्रमुख होते हैं। ठीक है। दूसरे राज्य मंत्री इस कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं, लेकिन जब कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कम हो उस समय कभी कभी इन्हें स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है। ये कभी कभी अपने विभाग के प्रमुख भी हो सकते हैं, तो उनके कोष्टक में लिखा होता है स्वतंत्र प्रभार। और तीसरे प्रकार के जो मंत्री होते हैं वो होते हैं उपमंत्री। ये उपमंत्री राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं। ये जो पूरा है ये कहलाता है मंत्री परिषद, यानी जिसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल हो, राज्य मंत्री भी शामिल हो और उपमंत्री भी इसमें शामिल हो। क्या कहलाती है? मंत्री परिषद कहलाती है। मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मंत्रियों की जो एक श्रेणी है उसे मंत्रिमंडल नाम दिया गया। और मंत्रिमंडल शब्द केवल और केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में लिखा गया है। इसके अलावा ये कहीं पे नहीं लिखा गया। बहुत बड़े कंपटीशन की बातें होती है। तो मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श, यानी पहले क्या था कि मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर ही इसको लगाया जा सकता था, लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन के बाद में ऐसा नहीं है। परामर्श किस प्रकार का देना होगा? लिखित परामर्श देना होगा। और चौथा जो परिवर्तन हुआ है वह है मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद समझ में आया होगा। चौथा जो परिवर्तन है वह लोकसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वालों के साधारण बहुमत से आपातकाल को हटा सकती है। यानी जब चाहे तब लोकसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वालों के केवल साधारण बहुमत से इस आपातकाल को हटा सकती है। अब 1 माह बाद में अनुमति मिले, 1 माह बाद में अनुमति आवश्यक लेनी होगी और यह एक बार में, यह भी आपको ध्यान रखना है, एक बार में
6 माह तक लगाया जा सकता है। ठीक है, कितने दिनों तक? 6 माह तक। और यदि 6 माह पर अनुमति मिलती रहे किसकी? संसद की। किस प्रकार से? दोनों सदनों का बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से यदि अनुमति मिलती रहे तो इसे अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है। बात समझ में आई होगी। यानी पहले यहाँ पे कितना था? 2 माह था। अब यहाँ पे कितना है? 1 माह। आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन सा शब्द लगाया गया है? सशस्त्र विद्रोह, यानी हथियारों के साथ युद्ध हो जाए। और तीसरा जो परिवर्तन हुआ है वह क्या है? मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के बाद यह आपातकाल लगाया जाएगा। पहले सिर्फ परामर्श था, यहाँ पे अब लिखित परामर्श कर दिया गया, मंत्रिमंडल शब्द जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से अनुच्छेद 352 है जो कि कहाँ पे लगाया जाता है? भारत में या फिर भारत की किसी क्षेत्र में इसे लगाया जा सकता है। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। जो है 356, अनुच्छेद 356। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अनुच्छेद 352 का उपयोग अब तक 3 बार हो चुका है। 1962 से लेकर 1968 तक 2 आक्रमण हुए थे, एक तो 1962 में और 1965 में। उसके बाद में 1971 से लेकर 1977 तक जब भी हम किसी दूसरे देश के साथ में संघर्ष में लिप्त थे, आपको पता होगा क्या क्या हुआ होगा। और फिर 25 जून 1975 की मैंने बताया था, इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा दिया था। तो अनुच्छेद 352 का उपयोग अब तक 3 बार हो चुका है। अब हम राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर जो किस प्रकार से लगाया जाता है? राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए या ये पता लग जाए कि संबंधित राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है वह संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। और ये पता कैसे चलेगा? या तो उन्हें राज्यपाल के लिखित परामर्श से, या फिर अनुच्छेद 355 कहता है कि जो केंद्र सरकार है वह राज्यों को काम करने के लिए आदेश दे सकती है, और यदि वो उस प्रकार से काम नहीं करे तो वहां का संवैधानिक तंत्र विफल माना जाता है। तो राज्यपाल अपना लिखित प्रतिवेदन दे या फिर किसी और माध्यम से राष्ट्रपति को ये पता चले कि संबंधित राज्य का जो शासन है वह संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वहां पर आपातकाल लगाया जा सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना यह 2 माह तक जारी रखा जा सकता है। और संसद की यदि स्वीकृति मिल जाए, स्वीकृति वही उसी प्रकार से स्वीकृति मिल जाए तो एक बार में 6 माह तक जारी रखा जा सकता है। और 6 माह पर अनुमति मिलती रहे तो ध्यान रखना है, अधिकतम 3 वर्षों तक जारी रखा जा सकता है। अनुच्छेद 352 जब आपने पढ़ा वहां पे आपने देखा होगा उसे अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है, जब तक चाहे तब तक जारी रखा जा सकता है। 1962 से 1968 तक, 1971 से 1977 तक।
और आपातकाल के बीच में एक और आपातकाल लगा 1975 से 1977 तक। उसकी कोई समय सीमा नहीं थी, अनिश्चित काल तक वो जारी रखा जा सकता था। यह अधिकतम कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक जारी रखा जा सकता है। तो 6 माह पर अनुमति मिलती रहे, और अनुमति भी दोनों सदनों के साधारण बहुमत से, यानी दोनों सदनों का अलग अलग साधारण बहुमत से यदि अनुमति मिलती रहे तो कितने दिनों तक जारी रखा जा सकता है। यह आपको बहुत गौर ध्यान से रखने वाली बात है, आगे भी आपको ध्यान रखना है। 3 वर्षों तक इसे जारी रखा जा सकता है। अब हम ये अब तक इसका प्रयोग 100 यानी 125 से ज्यादा बार हो चुका है। 126 या 27 बार इसका प्रयोग हो चुका है। अनुच्छेद 352 का सबसे ज्यादा इसका दुरुपयोग मैं कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबसे ज्यादा बार इसका सरकारों ने, जो केंद्र में जो सरकार होती है, विपक्ष में जो राज्यों में सरकार होती है, वहां पे ये लगातार इस हथियार का प्रयोग करते रहते हैं। अब मैं 360 के बारे में बात करूंगा, वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल या वित्तीय संकट। जब भारत की साख खतरे में हो, राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि भारत का खजाना अब खाली हो चुका है, साख खतरे में है, और इस स्थिति में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यानी अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत में वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो यह आपातकाल घोषित किया जा सकता है। इसमें वही है, संसद की बिना स्वीकृति के 2 माह तक इसे जारी रखा जा सकता है। 2 माह बाद में संसद की बिना स्वीकृति के 2 माह है, और 6 माह पर स्वीकृति मिलती रहे तो इसे भी अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है। यह है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपको समझ में आई होगी। भारतीय संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक शांति के स्थान पर कौन सा शब्द लिखा गया? सशस्त्र विद्रोह है। वो बिना संसद की अनुमति के 2 माह तक था। 2 माह बाद अनुमति मिलती रहे। 2 माह बाद में संसद की अनुमति लेनी होती थी, और वो भी 6 माह के लिए मिलती थी। बाद में 44वां संविधान संशोधन के बाद में 1 माह तक किसी बिना संसद की अनुमति के जारी रखा जा सकता था, और 6 माह बाद में अनुमति मिलती रहे तो अनिश्चित काल तक उसे जारी रखा जा सकता था। ये थी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था करता है। कौन सा पद करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 किस पद का उपबंध करता है? उपराष्ट्रपति पद का उपबंध करता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन मिलकर करते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मिलकर किसका चुनाव करते हैं?
उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और इन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। 11वां संविधान संशोधन 1961 के बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में इनका चुनाव होता है। और इनके जो चुनाव की जो प्रणाली है वो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली के समान ही है। कौन सी प्रणाली थी आपको याद होगा? एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। कौन सी प्रणाली थी? एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, जिसमें वोट ट्रांसफर होते हैं, वही की वही प्रणाली है। अब देखो, हम राष्ट्रपति पद की योग्यताएं देखते हैं कि क्या कौन कौन सी योग्यताएं राष्ट्रपति पद के लिए है। अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। योग्यताएं, पहली है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी योग्यता है वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। एक शब्द मैंने बीच में अंडरलाइन किया है और वो मैंने किया है राज्यसभा। क्यों किया है? क्योंकि जब हम राष्ट्रपति की योग्यता पढ़ते हैं, अनुच्छेद 58 की जब हम बात करते हैं, तो राष्ट्रपति भी यहाँ पे राज्यसभा के स्थान पे कौन सा आता है? लोकसभा आता है। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति की योग्यताएं लिखे तो हम यहाँ पे क्या लिखना है? लोकसभा। और उपराष्ट्रपति की लिखे तो वहां पे क्या लिखना है? राज्यसभा। अब हम उपराष्ट्रपति को पद से हटाते हैं। किस प्रकार से पद से हटाया जाता है, यानी पदच्युति किस प्रकार से की जाती है उपराष्ट्रपति की? योग्यताएं इतनी है। पद से किस प्रकार हटाया था? देखो, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल राज्यसभा हटाने की पहल करती है। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 बहुमत से यदि प्रस्ताव लाया जाए, उसे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। अब देखो, उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल कौन करता है? राज्यसभा करता है। और राज्यसभा की इस पहल की 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। और राज्यसभा द्वारा जो प्रस्ताव पास किया जाए, यदि वह लोकसभा स्वीकृत कर दे, अपने साधारण बहुमत से इसको स्वीकृत कर दे, तो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है साधारण बहुमत से। यानी राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल करती है। 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को इस संबंध में सूचना दी जाती है। और लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के पर यदि सहमत है, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद खाली माना जाता है। अब देखो, हम पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति क्या क्या कार्य करता है। कार्य एवं शक्तियां।
पहला कार्य है राज्यसभा का पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह अनुच्छेद 64 और 89 दोनों में लिखा गया है। यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता और सदस्य नहीं होने के नाते वह सदन में वोट नहीं करता है, केवल सभापति का काम करता है, यानी केवल अध्यक्ष का काम करता है। तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वह वोट नहीं करता है। लेकिन निर्णायक स्थिति जब पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर हो जाए तो वह निर्णायक वोट करता है। आमतौर पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा में वोट नहीं करता है, लेकिन यदि निर्णायक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह निर्णायक वोट देता है। और केवल राज्यसभा का पदेन सभापति वह होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए मतदान नहीं करता है। और यदि पक्ष और विपक्ष यदि दोनों बराबर हो जाए तो उस स्थिति में निर्णायक वोट करता है। दूसरा जो कार्य है वह है कार्यवाहक राष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 कहता है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, यानी महाभियोग से उसे हटा दिया जाए, या फिर राष्ट्रपति के अचानक मृत्यु हो जाए, या त्याग पत्र दे दे, या बीमार हो, या फिर विदेश यात्रा पर महोदय गए हुए हों, उस स्थिति में राष्ट्रपति भारत का जो सर्वोच्च पद है उस पद को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है। उसके स्थान पर जो कार्य किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति की मृत्यु हो, त्याग पत्र दे दे, महाभियोग के कारण से हटा दिया जाए, अन्य किसी कारण से यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसके स्थान पर जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, यानी उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, स्कूल आदेशों के अनुसार जितने भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं वो अपने सहयोगी अपने सहपाठियों से कहें कि इस प्रकार से हमारे विद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और हमारे अध्यापकों द्वारा लगातार मेहनत करके जो अध्ययन करवाया जा रहा है हम उसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों को जोड़ें, उन्हें बताएं कि कोर्स में कहीं हम पीछे न रह जाए। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।